सोचिए, अगर इंसानों को मौत के बाद दोबारा जिंदा किया जा सके तो क्या दुनिया बच जाएगी या खत्म हो जाएगी? सर्दियों की कड़क ठंड में एक विशाल जहाज बर्फ में फंस चुका था। कैप्टन हर कोशिश में लगे थे कि जहाज और उसके यात्रियों को इस मौत वाली जगह से किसी तरह निकाल ले, लेकिन ठंड इतनी थी कि यहां सांस लेना भी जैसे नामुमकिन हो गया था। इसी बर्फीली अंधेरी रात में अचानक किसी आदमी की दिल दहलाने वाली चीख सुनाई देती है। कैप्टन अपने कुछ लोगों के साथ दौड़कर उसकी मदद को जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो आदमी कांपते हुए कहता है। उस घायल आदमी की हालत देखकर कैप्टन को उस पर तरस आ गया। वो उसे तुरंत अपनी शिप के अंदर ले आए, लेकिन जैसे ही वो आदमी अंदर आया, अचानक एक भयानक मॉन्स्टर शिप के पास आ पहुंचा। वही मॉन्स्टर जिससे बचने के लिए वो आदमी मदद मांग रहा था। इस समय हमें उस दानव के बस विशालकाय हाथ और उसका असामान्य लंबा कद दिखाई देता है। आते ही वो शिप पर मौजूद लोगों पर टूट पड़ता है। हर कोई उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किसी का वार उस पर असर ही नहीं करता। गोलियां ऐसे महसूस होती थी जैसे किसी लोहे की दीवार पर लग रही हो। एक सिपाही हिम्मत दिखाते हुए एक मिनी रॉकेट जैसी शक्तिशाली डिवाइस से उस पर हमला करता है, पर मॉन्स्टर फिर भी नहीं मरता। बस जोर का धक्का लगने से नीचे गिर जाता है। गिरने के बाद वो वापस आकर शिप को जोर जोर से हिलाने लगता है। तेज कंपन से जहाज के अंदर की चीजें टूटने लगती हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। स्थिति को समझते हुए कैप्टन ऊपर से गोली नहीं चलाते, बल्कि मॉन्स्टर के पास की बर्फ पर एक भारी चीज फेंकते हैं। धड़ाम, बर्फ टूट जाती है और मॉन्स्टर बर्फीले जानलेवा पानी में दबकर गायब हो जाता है। सबको लगता है कि अब वो दानव मर चुका होगा और खतरा टल गया है। सुबह होने पर कैप्टन उसी व्यक्ति के पास जाते हैं जिसे उन्होंने बचाया था। वो पूछते हैं, आखिर वो दानव तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? ये सुनते ही वो आदमी, जिसका नाम विक्टर है, अपनी कहानी बताने लगता है और दृश्य हमें उसके अतीत में ले जाते हैं। विक्टर की उम्र तब सिर्फ 12 साल की थी। वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का बेटा था जो चाहता था कि विक्टर भी एक दिन बड़ा साइंटिस्ट बने, एक ऐसा डॉक्टर जो चमत्कार कर सके। विक्टर भी कमाल का दिमाग लेकर पैदा हुआ था और कम उम्र में ही उसने साइंस में महारत हासिल कर ली। पर उसकी सारी मेहनत, सारी पढ़ाई उसे उस दिन बेकार लगने लगी। जब वो अपनी मां को नहीं बचा पाया, वो अपने पिता पर गुस्सा था। इस साइंस का क्या फायदा जब हम सबसे प्रिय इंसान को नहीं बचा पाए? उसके पिता समझाते हैं कि किसी इंसान को मृत्यु के बाद जिंदा करना हमारे बस की बात नहीं, लेकिन यही बात विक्टर के अंदर एक नए जुनून को जन्म देती है। उसने ठान लिया, मैं ऐसा तरीका खोज कर रहूंगा जिससे मरे हुए इंसान को फिर से जिंदगी दी जा सके। कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई ऐसी तकनीक जो मेरे पिता भी न जान पाए। और यहीं से विक्टर की जिंदगी एक खतरनाक, रहस्यमय और दुनिया बदल देने वाले सफर पर निकल पड़ती है। सीन वापस प्रेजेंट टाइम पर आता है, जहां पानी के अंदर दबा हुआ शव अचानक जिंदा होकर बाहर निकल आता है। ठंडे पानी में पड़े रहने के बावजूद उसकी कोई आवाज नहीं निकलती। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जहां विक्टर सालों तक मेहनत करके बिजली, मशीनों और खास हथियारों की मदद से इंसान को दोबारा जिंदा करने का तरीका खोज लेता है। विक्टर एक बिजनेस मीटिंग में सबके सामने आधे इंसान को जीवित कर दिखाता है, पर सब लोग डर जाते हैं। उनका मानना है कि विक्टर खुद को भगवान बनाने की कोशिश कर रहा है। वो उसे प्रयोग बंद करने का आदेश दे देते हैं। विक्टर दुखी होकर लौट जाता है। कुछ लोग उसके प्रयोग से इसलिए भी डर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर मौत रुक गई तो दुनिया इंसानों से भर जाएगी। इसी बीच एक बड़ा बिजनेसमैन, जिसकी अपनी जिंदगी कम बची थी, विक्टर को बुलाता है और वादा करता है कि वो पैसा, संसाधन सब कुछ देगा। बस विक्टर को उसका एक्सपेरिमेंट पूरा करना है ताकि बाद में वही उसकी जान बचा सके। विक्टर खुश होकर अपने भाई को बताने जाता है और वही उसकी मुलाकात एलिजाबेथ से होती है, जो उसे चेतावनी देती है
साइंस और भगवान के बीच एक महीन सी रेखा होती है, उसे पार मत करना। विक्टर सभ्यता से दूर घने पहाड़ों के बीच एक ऐसी वीरान हवेली में पहुंचता है जहां कोई भी उसकी खतरनाक रिसर्च का राज जान नहीं पाता। इस हवेली के एक पुराने हिस्से को वो अपनी सीक्रेट लैब में बदल देता है। वहां वह 2 विशाल चांदी के एंटेना लगवाता है, क्योंकि उसे पता था कि एक पूरे इंसान को जिंदा करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, आसमानी बिजली की क्रूर ताकत। उसे यकीन था कि ये एंटेना आसमान की बिजली को खींचकर उसके प्रयोग को पूरा कर देंगे। एलिजाबेथ, जो एक बड़े बिजनेसमैन की भतीजी थी, हर कदम पर उसका साथ दे रही थी। उनकी मदद से उसने ये लैब तैयार की और कई महीनों तक लगातार एक्सपेरिमेंट किए, पर एक भी सफल नहीं हुआ। एक दिन एलिजाबेथ ने कहा, विक्टर, किसी और जैसा इंसान मत बनाओ, अपनी ही तरह शुरुआत करो। ये बात विक्टर के दिल में उतर गई। वो अपने शरीर की हर मूवमेंट को समझने लगा। हाथ कैसे मुड़ता है, जोड़ कैसे काम करते हैं, मांसपेशियों में कैसी बिजली दौड़ती है। उसी समझ के आधार पर उसने अपने ह्यूमनॉइड के पूरे शरीर में बारीक तारे बिछा दी ताकि वो हर जोड़ को नियंत्रित कर सके। अब बारी थी शरीर के अंदर ऑर्गन्स लगाने की। उन्हीं दिनों जंग चल रही थी और विक्टर रात के अंधेरे में युद्ध भूमि से कई डेड बॉडी उठाकर लाता। एक एक शरीर को काटकर वो सही ऑर्गन्स चुनता, किसी की आंख, किसी की नाक, किसी की रीढ़, किसी का दिल, और उन्हें उसी तरीके से जोड़ता जैसे एक असली इंसान में होते हैं। यह प्रक्रिया इतनी भयावह थी कि किसी का भी दिल दहल जाए। आखिरकार जब उसका ह्यूमनॉइड पूरी तरह तैयार हो गया, उसने उसका नाम रखा फ्रैंकनस्टाइन। दिल को वह एक पावर मशीन से जोड़ देता है जो बिजली के झटके देकर उसे धड़कने पर मजबूर कर देगी। अब बस इंतजार था एक भयंकर तूफान का। इसी दौरान वो बिजनेसमैन भी पहुंचा जिसने विक्टर के एक्सपेरिमेंट को फंड किया था। उसने कहा, मैं मर जाऊं तो मुझे भी इसी तरह जिंदा कर देना, वरना मेरा दिल और दिमाग इस नए शरीर में डाल देना। विक्टर गुस्से से बोला, नहीं, मैं अपनी क्रिएशन में और छेड़छाड़ नहीं करूंगा। बात बढ़ी और दोनों में लड़ाई हो गई। लड़ाई के दौरान वो बिजनेसमैन ऊपर से गिर पड़ा और उसी समय आकाशीय बिजली एंटेना पर गिरती है, पर एक्सपेरिमेंट फिर भी फेल होता नजर आता है। थकाहारा विक्टर लैब में ही सो जाता है, लेकिन अगली सुबह वो अपनी आंखें मलता रह जाता। फ्रैंकनस्टाइन धीरे धीरे चल रहा था, जिंदा। उसके सामने टूटे हुए हिस्सों, अलग अलग लोगों के अंगों से बना वो शरीर भयानक दिख रहा था। तारों से जुड़ी हर हरकत अजीब थी। विक्टर पहली बार अपनी ही क्रिएशन से डर गया और उसने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। धीरे धीरे वो समझ गया कि फ्रैंकनस्टाइन का दिमाग एक नवजात बच्चे जैसा है। वो उसे बोलना सिखाने लगा। सबसे पहले उसने कहा, आई एम विक्टर, और क्रीचर ने अपनी भारी डरावनी आवाज में दोहराया, आई एम विक्टर। हर दिन विक्टर उसे इंसानों जैसी जिंदगी सिखाने लगा, लेकिन वो ये भूल गया कि फ्रैंकनस्टाइन इंसान नहीं, बल्कि एक खतरनाक बच्चा दिमाग और दैत्य शरीर वाला जीव था। कुछ दिन बीतते हैं। विक्टर के दोस्त विलियम अपनी पत्नी एलिजाबेथ के साथ उससे मिलने उसके पुराने महल में आते हैं, लेकिन विक्टर उन्हें देखकर डर जाता है, क्योंकि वो जानता था कि एलिजाबेथ के अंकल को उसी के बनाए हुए दैत्य फ्रैंकनस्टाइन ने मार डाला था। विक्टर चाहता था कि एलिजाबेथ कहीं नीचे ना जाए, पर उन्हें पता ही नहीं चलता और वो महल के ठंडे अंधेरे तहखाने तक पहुंच जाती है। वही उसकी नजर अचानक फ्रैंकनस्टाइन पर पड़ती है, एक विशाल, हैरान करने वाली आकृति जो पहली बार किसी औरत को अपने इतने पास देख रहा था। एलिजाबेथ डरती नहीं है, बल्कि वो उसे बच्चे की तरह सरल शब्द सिखाना शुरू कर देती है, पानी, हवा, आग। फ्रैंकनस्टाइन उसकी बात तुरंत समझ भी लेता है। ये देखकर विक्टर के अंदर एक अजीब सी जलन उठती है। मेरी बनाई हुई चीज मेरी नहीं सुन रही, लेकिन एलिजाबेथ की हर बात मान रही है।
गुस्से में विक्टर विलियम को अकेले में ले जाकर सच बता देता है। ये चीज बेहद खतरनाक है। इसने तुम्हारी वाइफ के अंकल को मारा है। तुम दोनों अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। वो उन्हें अंकल की लाश भी दिखाता है। डर के मारे विलियम और एलिजाबेथ तुरंत महल छोड़ देते हैं। उनके जाते ही विक्टर पेट्रोल चारों ओर छिड़कता है और महल को आग लगा देता है। एक भयंकर धमाका होता है। विक्टर उछलकर बाहर गिरता है। उसकी टांग लगभग पूरी तरह टूट चुकी थी, बस चमड़ी से लटक रही थी। विलियम उसे बचा लेता है और शहर ले जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में लौटती है। फ्रैंकस्टाइन पानी से जिंदा निकल आया है और अब वो बदला लेने के लिए एक बड़े जहाज में घुस चुका है। कुछ हिस्सों में आग लग चुकी है। कैप्टन उसके सामने आता है और पूछता है, क्या विक्टर ने सच में तुम्हें बनाया? क्या तुम इतने खतरनाक हो कि इंसानों को मारते हो? फ्रैंकस्टाइन शांत आवाज में जवाब देता है, नहीं, ये आधी सच्चाई है। मैंने कभी किसी इंसान को नहीं मारा। मुझे बस विक्टर से गुस्सा है। उसने मुझे जलते महल में अकेला छोड़ दिया था। फिर वो अपनी असली कहानी बताता है, फ्रैंकस्टाइन की असली यात्रा। जंगलों से इंसानों तक महल से भागकर वो एक जंगल में पहुंच गया था। वर्षों तक जंगलों में भटकता रहा। जंगली जानवर उसे देखकर डरकर भागते और कई शिकारी उसे शैतान समझकर उस पर गोलियां चलाते। एक दिन वो बुरी तरह घायल होकर एक छोटे से घर में छिप जाता है। जब आंख खुलती है, उसके सारे जख्म भर चुके होते हैं। वहां उसे एक परिवार मिलता है। एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती को पढ़ाता था। फ्रैंकस्टाइन दूर छिपकर उनकी भाषा, उनके तौर तरीके और उनकी जिंदगी सीखने लगा। धीरे धीरे वो उनका गुप्त सहायक बन गया। कभी लकड़ियां लाकर रख देता, कभी जंगल से खाना जुटा देता। परिवार हैरान रहता, ये मदद कौन कर रहा है, लेकिन सोचकर टाल देता, शायद भगवान। समय बीतता है। एक दिन परिवार शहर जाने का फैसला करता है। तभी बूढ़ा आदमी फ्रैंकस्टाइन के सामने आ जाता है और उसे बताता है कि वो हमेशा से जानता था कि कोई इंसान उनका ख्याल रख रहा था। वो उसे परिवार का हिस्सा मान लेता है और इंसानों जैसी जिंदगी जीना सिखाता है। एक दिन उस लैब में पहुंचता है जहां विक्टर ने उसे बनाया था। उसे पता चलता है वो पैदा नहीं हुआ था, बनाया गया था। वहीं से उसे विक्टर का पता मिलता है। वो खुशी खुशी वापस आता है ताकि अपने ग्रैंडपा जैसे बूढ़े दोस्त को ये खबर सुना सके। लेकिन दृश्य बदल चुका है। भेड़ियों ने उन पर हमला कर दिया था। बूढ़ा आदमी आखिरी सांसें ले रहा था। फ्रैंकस्टाइन रोकर कहता है, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप ही मेरे अकेले साथी थे। लेकिन तभी परिवार का बेटा उसे मॉन्स्टर समझकर पीछे से गोली मार देता है। वो गिर पड़ता है। सबको लगता है कि वो मर गया, पर अगले दिन उसे होश आ जाता है। अब उसका कोई नहीं बचा था। अब उसके पास सिर्फ एक ही मकसद है। फिल्म फ्रैंकेनस्टीन की कहानी एक दर्दनाक मोड़ तब लेती है जब क्रिएचर, जो अपने निर्माता विक्टर को सालों से ढूंढ रहा था, आखिरकार उससे मिलता है। सफर की थकान और जिंदगी भर के दर्द के साथ जब वो विक्टर तक पहुंचता है तो उसे देखकर भड़क उठता है कि विक्टर का भाई विलियम पार्टियों और खुशियों में जी रहा है, जबकि वो खुद एक भयानक जीवन झेल रहा है। गुस्से में वो विक्टर पर हमला करता है और चिल्लाता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। विक्टर शांत होकर कहता है, मैं भी यही चाहता हूं। तुम मुझे मार दो। उस दिन से पछता रहा हूं जिस दिन तुम्हें बनाया। तुम्हें पैदा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्रिएचर विक्टर की बात सुन ही रहा था कि तभी एलिजाबेथ सामने आ जाती है और फ्रैंकस्टीन को बचाने के लिए गोली खुद पर ले लेती है। एलिजाबेथ और ग्रैंडपा ही वो लोग थे जो उसे एक इंसान की तरह देखते थे, इसलिए उनका जाना उसके दिल को दोबारा तोड़ देता है। दुख में डूबा हुआ वो एलिजाबेथ को गोद में उठाकर पार्टी से बाहर चला जाता है। उधर विलियम अपनी पत्नी की मौत के सदमे से टूट चुका था। वो विक्टर पर बरस पड़ा। सब बर्बाद कर दिया तुमने। विक्टर माफी मांगता रहा, लेकिन विलियम ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब विक्टर का गुस्सा क्रिएचर पर फूट पड़ा। उसे लगा
उसकी वजह से उसका भाई बर्बाद हो गया। वो बदला लेने के लिए दोबारा क्रिएचर को ढूंढता है और गुस्से में उसकी नाक तक काट देता है। क्रिएचर कहता है, अगर बदला लेना है तो मुझे ढूंढ लेना। और दोनों अपनी अपनी नफरत के साथ अलग हो जाते हैं। सालों बीत जाते हैं। विक्टर हर वो हथियार अपने साथ रखता है जिससे वो क्रिएचर को मार सके। आखिर एक दिन क्रिएचर खुद सामने आ जाता है और कहता है, लाओ, जो भी है दे दो, मैं खुद को खत्म कर लूंगा, लेकिन अगर मैं ना मरा तो फिर तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। विक्टर उसे डायनामाइट देता है। विस्फोट होता है, लेकिन क्रिएचर हमेशा की तरह मरता नहीं। अब वो विक्टर का पीछा करने लगता है, उसे टॉर्चर करता है, उसे मारने की कोशिश करता है। विक्टर मदद के लिए कैप्टन और उसके लोगों को बुलाता है। और यही वो सीन था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। अब क्रिएचर कैप्टन और सभी लोगों को पूरी कहानी सुना रहा होता है। वो कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था विक्टर, बस चाहता था कि तुम मेरे जैसा एक और बना दो, जिससे मैं अकेला न रहूं, जिसके साथ जिंदगी बिता सकूं। ये सुनकर विक्टर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहता है, माफ करना, मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया, जबकि तुम मेरी ही रचना थे। विक्टर की हालत बहुत खराब थी। मरने से पहले वो क्रिएचर का हाथ पकड़कर कहता है, मेरी जगह तुम जीना और मुझे माफ भी कर देना। क्रिएचर उसे माफ कर देता है। सब लोग इस दृश्य को देखकर रो पड़ते हैं। अंत में क्रिएचर शिप से उतर जाता है, कैप्टन और बाकी लोगों को मुक्त कर देता है और उन्हें समुद्र की ओर रवाना कर देता है। सबके हाथ हिलाते हुए वो अकेला खड़ा रह जाता है। इंसानों को हमेशा की तरह अपने से दूर जाते देख वो दुखी तो होता है, लेकिन फैसला कर चुका होता है अब उसकी जिंदगी अकेले ही गुजरेगी। और यही फ्रैंकेनस्टीन 2025 की भावनात्मक और दर्द भरी कहानी खत्म हो जाती है। ये कहानी सिखाती है कि अपनी गलतियों से भागना समाधान नहीं। हर रचना, चाहे इंसान हो या आविष्कार, जिम्मेदारी मांगती है। और सबसे बड़ी जरूरत बदला नहीं, समझ, प्यार और स्वीकार्यता की होती है।